वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी और ये जो 4 नंबर का चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। तो पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है। परिभाषा, ये शब्द किसे कहते हैं, आनुवंशिकी का मतलब क्या है। आनुवंशिकी होता है कि जो मनुष्य में जो आनुवंशिक लक्षण है या जो आनुवंशिकता है उसका अध्ययन और विभिन्नताओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, वो शाखा आनुवंशिकी कहलाती है। अब आनुवंशिकी जो है ग्रीक शब्द जीन से बना है और आनुवंशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बेटसन ने 1905 में। तो ये शब्द का प्रयोग किया था बेटसन ने किया था और 1905 में जेनेटिक्स आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। और आनुवंशिकी हम कहते हैं जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो अभी आनुवंशिकता क्या होती है, जिसको हेरेडिटी भी कहा जाता है। हेरेडिटी या हिंदी में इसको हम वंशागति भी कह सकते हैं। तो वंशागति या हेरेडिटी क्या होती है। वंशागति हेरेडिटी का मतलब होता है कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, यानी जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षणों का जो संचरण होता है वो कहलाता है हेरेडिटी या वंशागति। और इस शब्द का प्रयोग किया था स्पेंसर ने। वंशागति शब्द का जो प्रयोग है वो किया था स्पेंसर ने और इसने किया था 1863 में। तो वंशागति में बात करते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों का, यानी जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, तो वो प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। तो यहाँ बात फिर आ जाती है कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण का मतलब हो गया कि ऐसे लक्षण जो जनक से संततियों में संचरित होते हैं, ऐसे लक्षण कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण, जिनको जेनेटिक्स कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण जो कि जनक से संतति में संचरित होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब इसी शाखा में दूसरी बात आती है विभिन्नता। तो विभिन्नताएं क्या होती है। विभिन्नताएं होती है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जब अर्धसूत्री विभाजन में जब युग्मक बनते हैं तो उनके बनते समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और उसमें फिर जीन विनिमय की एक प्रक्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अलग अलग अवस्थाएं होती है, उसमें क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। उस जीन विनिमय में क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। उस आदान प्रदान से जीवों में कुछ नए लक्षण आ जाते हैं। वो लक्षण उनके जनकों में नहीं होते हैं, वो संतति में नए लक्षण उनके जनक में नहीं होते, उस संतति में आते हैं। वो नए लक्षण उस जीव में नए लक्षण उत्पन्न होने के कारण विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। यानी ऐसे लक्षण, विभिन्नता से मतलब हो गया ऐसे लक्षण जो संतति में है लेकिन उनके जनकों में नहीं थे, जनकों से अलग लक्षण जो संतति में आते हैं वो विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। तो ये होगी बात, हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन समझी है। अब जो आनुवंशिकी है उसका जनक कहा जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी से संबंधित मेंडल ने अनेक प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों में उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और मटर के पौधे पर प्रयोग करके उन्होंने अपने वंशागति के नियम भी दिए थे और वो सफल भी हुए थे। मेंडल से हालांकि मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे आनुवंशिकी के, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो पाए जितना मेंडल को सफलता प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक पहले बन जाता है मेंडल के नियमों को समझने से पहले कि इसकी सफलता के क्या कारण है और उसने मटर के पौधे का क्यों चयन किया, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहले बात आती है मेंडल की सफलता के कारण। और बात करें मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल क्यों सफल हुआ था, तो पहला कारण हो गया इसमें जो मटर के पौधे का इसने सावधानी पूर्वक चयन किया था। तो सावधानी पूर्वक
मटर के पौधे का चयन। दूसरा कारण था कि अपने जो प्रयोग में मटर के पौधे पर जब प्रयोग किए थे तो उनके जो लक्षणों का अध्ययन किया था, तो एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। और जब अध्ययन किया था लक्षण की वंशागति का, तो उनसे जो आंकड़े प्राप्त हुए थे, उन आंकड़ों का उसने सांख्यिकी विश्लेषण भी किया था। आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण। तो ये तीन कारण थे मेंडल की सफलता के। तीन कारण है, एक तो सावधानीपूर्वक मटर के पौधे का चयन किया, दूसरा एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, और तीसरा जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया था। इस कारण जो है मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहा था। मटर के पौधे पर उसने जो प्रयोग किए थे उसमें वो सफल हुआ। अब बात आती है इसमें अगली कि उसने मटर के पौधे का क्यों चयन किया। तो मटर के पौधे के अगली बात यह है कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, क्या कारण है इसका। तो उसका पहला कारण होता है कि मटर जो है 1 वर्षीय पौधा है, यानी कम समय में भी इसकी अधिक पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती है। दूसरा कारण ये द्विलिंगीय होता है पुष्प इसका। मटर का जो पौधा है द्विलिंगीय पुष्प, तो उसमें स्वपरागण हो सकता है आसानी से। तीसरी बात, और स्वपरागण होने के कारण इसका शुद्ध वंशक्रम भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी बात है, इसमें कृत्रिम विधि से यानी विपुंसन विधि से पर परागण भी करवाया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा पर परागण किया जा सकता है। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है कि मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण यानी लक्षणों के विकल्प युग्म पाए जाते हैं। जैसे अगर एक पौधा लंबा है तो एक बोना लंबा बोना पाए जाते हैं। ये पुष्प का रंग सफेद है तो एक बैंगनी पुष्प का रंग होता है। तो ये विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। तो मटर के पौधे के चयन करने के 4 कारण हो गए। 1 वर्षीय पौधा है, द्विलिंगीय, विपुंसन द्वारा द्विलिंगीय तो स्वपरागण होता है इसमें, और स्वपरागण से इसका शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। और तीसरी बात है, विपुंसन विधि द्वारा इसमें पर परागण करवाया जा सकता है, और अगला विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं इसमें। मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया था उसको उद्यान मटर कहते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम। इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। तो वो उद्यान मटर है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। अब जो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था उसमें हमने पढ़ा कि चयन क्यों किया, तो चौथा कारण हमने पढ़ा था इसमें जैसे अभी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो विपर्यासी लक्षणों का युग्म होता है। जैसे इसमें 2 लक्षण युग्म होते हैं। एक लक्षण कहलाता है प्रभावी लक्षण और दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। तो ये विपर्यासी लक्षण है कौन कौन से है। तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया कि मेंडल ने जो मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो वो 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। उसमें पहला आता है पादप की ऊंचाई। इसमें एक पौधा लंबा होता है और एक बोना। फिर पुष्प की स्थिति, तो एक लक्षण उसमें कक्षीय और एक है अग्रस्त। फिर फली की आकृति जो परिपक्व हो चुकी है वो फूली हुई है या संकीर्ण मतलब झुर्रीदार सिकुड़ी हुई। और अपरिपक्व फली का रंग कैसा, हरा या पीला। और पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद। बीज की आकृति गोलाकार या झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला या हरा। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण है। उसमें ये लंबा, कक्षीय, फूली स्थिति, ये जो है ये प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण है। आगे हम बात करेंगे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी क्या होते हैं। जैसे कहते हैं F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी, और जो F1 में प्रकट नहीं हो पाता वो लक्षण होता है अप्रभावी लक्षण। 7 विपर्यासी लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया था अपने प्रयोग में। मटर पर जो प्रयोग किए थे एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। अब हम आपसे बात करेंगे कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो उनको हम शब्दावली कहते हैं। वो जो हमारे जब हम चौथे को समझेंगे, प्रयोग नियमों को समझेंगे तो आगे उनमें काम आएंगे वो वर्ड, इसलिए पहले उन शब्दावली को समझना जरूरी है। तो मेंडल के नियमों से संबंधित शब्दावली समझेंगे पहले।
मेंडल के नियमों से पहले समझने से पहले उनकी आनुवंशिक शब्दावली को समझ लेते हैं। आनुवंशिक शब्दावली में लगभग 20 शब्द है। उनमें पहली बात करते हैं जीन। मेंडल ने जीन को कारक कहा था। वह कारक जो किसी एक लक्षण का नियंत्रण करता है वो कारक कहलाता है। और अब उसको जीन कहते हैं। और जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। मेंडल ने जिसको कारक कहा था, बाद में जोहानसन ने इसको शब्द दिया था जीन। उसके बाद आता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी होता है कि कोई भी एक लक्षण है, उसके दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, तो वो युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे अभी हमने सारणी में देखा था कि जो लंबाई है, पौधे की जो लंबाई है, उसमें एक लक्षण लंबा और एक बौना, तो वो दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी होते हैं, लंबा और बौना। तो एक ही लक्षण जो है उसके दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, तो वो युग्म विकल्पी कहलाते हैं। फिर आता है समयुग्मजीव। अगर वो दो विपर्यासी स्वरूप या एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन है, वो जो जोड़े में होते हैं, अगर वो दोनों जीन समान है या जो विपर्यासी स्वरूप समान है, तब उसे हम समयुग्मजीव कहेंगे। सम का मतलब होता है समान, युग्मजीव यानी युग्मक। युग्मक में जो जीन उपस्थित है या किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जोड़े में जीन उपस्थित है, अगर वो समान है या जो विपर्यासी स्वरूप है वो समान है, तो उसे हम समयुग्मजीव कहते हैं। और वो विपर्यासी स्वरूप अगर समान नहीं है, असमान है, तो उसे हम विषम युग्मजीव कहते हैं। जैसे कि आगे हम जो मेंडल के नियम पढ़ेंगे, तो लंबाई के लिए उसने बड़ा अक्षर दिया था टी। लंबाई को हम बड़े टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और बोलनेपन को छोटे टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर युग्म जो विपर्यासी स्वरूप में दोनों जीन समान है, दोनों जीन जो जीन है वो बड़े टी के रूप में है, तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजीव। या दोनों जो जीन है वो छोटे टी के रूप में है, तो ये भी समयुग्मजीव। और विषम युग्मजीव का मतलब हो गया कि जो एक जीन है वो तो है बड़ा टी और एक जीन है छोटा टी, दोनों ही असमान है, तब उसे हम कहते हैं विषम युग्मजीव। यानी दोनों विपर्यासी स्वरूप समान नहीं होंगे, असमान होंगे, तो उसे हम विषम युग्मजीव कहेंगे। और लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि बाह्य प्रतीति। कोई भी जो लक्षण है उसको बाह्य रूप से जैसे प्रकट हो रहा है, वो बाह्य प्रतीति उसका लक्षण प्रारूप कहलाती है। और जीन प्रारूप का मतलब होता है उसकी जीन संरचना या जीन का जो लक्षण आंतरिक जीन की संरचना कैसी है, तो वो उसका जीन प्रारूप कहलाएगा। और प्रभावी लक्षण हो गया वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, यानी अपना प्रभाव दर्शाता है F1 पीढ़ी में, तो वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा। और अप्रभावी लक्षण ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, उपस्थित तो रहेगा लेकिन प्रकट नहीं हो पाएगा, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। और एक संकर संकरण का मतलब होता है कि किसी एक लक्षण को लेकर संकरण करवाया जाता है, तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। और जब पौधों में या जीवों में दो अलग अलग लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है, तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। और तीन लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है, तो उसे कहते हैं त्रिसंकर संकरण। और तीन से अधिक लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाए, तो उसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। संकरण क्या होता है कि एक ही प्रजाति के जो जीव है उनमें अलग अलग लक्षणों को लेकर, या जैसे एक लक्षण को लेकर हम आपस में जनन करवा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो एक लक्षण को लेकर करवा रहे हैं तो वो एक संकर संकरण हो गया, जो दो को करवा रहे हैं तो द्विसंकर संकरण, तीन लक्षणों को लेकर आपस में उनमें जनन करवाया जा रहा है, संकरण करवाया जा रहा है, तो वो द्विसंकर संकरण। और बहुसंकर संकरण का मतलब हो गया तीन से अधिक लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जा रहा है, तो वो बहुसंकर संकरण। अब बात आती है परीक्षण संकरण की। तो परीक्षण संकरण से पहले हम ये समझते थे संकर पूर्व संकरण, तो फिर हमें परीक्षण संकरण समझ में आएगा। मेंडल के नियम में हम आगे पढ़ेंगे कि जो जनक है, जनक से जो हमें संतति प्राप्त होती है, जनक कहते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मेंडल के नियमों में हम लंबा और बौना पौधा इनके बीच में संकरण करवाएंगे। लंबे पौधे को बड़े टी से प्रदर्शित करते हैं और बौने पौधे को छोटे टी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर जो लंबा पौधा है और जो बौना पौधा है, इनमें जब संकरण करवाते हैं, तो ये हमने संकरण के लिए जिन पौधों को चयन किया है, जिन पौधों को हमने काम में लिया है, वो पौधे जो है वो जनक कहलाते हैं, उसको हम जनक पीढ़ी कहते हैं। तो लंबा और बौना पौधा ये यहाँ पर जनक पीढ़ी हो गई। अब इनमें जब संकरण करवाया जाता है तो जो संतति प्राप्त होती है वो संतति कहलाती है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी परिभाषा हो गई, जनकों में संकरण से प्राप्त संतति वो F1 पीढ़ी कहलाती है। और जब उस F1 पीढ़ी में स्वपरागण किया जाता है, F1 पीढ़ी का आपस में स्वपरागण करने पर जो संतति प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी होगी, उस F1 पीढ़ी का स्वपरागण करने पर जो संतति प्राप्त होगी, ये
ये जो संतति प्राप्त होती है उसको कहते हैं F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में संकरण या स्वपरागण से जो संतति प्राप्त होगी वो कहलाएगी F2 पीढ़ी। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे संकर पूर्व संकरण की। ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, अगर उस F1 पीढ़ी का हम किसी एक जनक के साथ, चाहे वो प्रभावी, जैसे लंबापन का प्रकट लक्षण प्रकट होता है F1 पीढ़ी में, तो यहाँ लंबेपन को प्रभावी लक्षण माना गया है और जो बोनापन है उसको अप्रभावी लक्षण माना गया है। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण के साथ किया जाता है, प्रभावी जनक के साथ किया जाता है, तब तो उसे प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक जनक के साथ हम कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर मतलब हो गया F1 पीढ़ी से F1 संतति, पूर्वज का मतलब हो गया इसके जनक और संकरण, इनके बीच में संकरण। यानी F1 संतति का अपने किसी भी एक जनक के साथ संकरण किया जाए तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। और जब वो संकरण F1 पीढ़ी का संकरण केवल अप्रभावी जनक के साथ किया जाए, यानी इसको केवल अप्रभावी जनक के साथ संकरित किया जाए, तब उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। यानी F1 पीढ़ी का अप्रभावी पीढ़ी यानी बोनेपन के साथ जब इसका संकरण करवाया जाए तो वो कहलाता है परीक्षण संकरण। और व्युत्क्रम संकरण का मतलब होता है कि जैसे इस संकरण में हमने एक बार इस पौधे को मान लिया नर, लंबे पौधे को नर माना, बोने को मादा माना, और अगले संकरण में हम इसको मादा मान लेंगे लंबे को और बोने को मान लेंगे नर। तो हमने क्रम इसको चेंज कर दिया, एक को नर माना था, अगले को उसको मादा मान लिया, तो इसी को हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। यानी व्युत्क्रम बदल देना, क्रम को बदल देना। और जनक पीढ़ी और F1 पीढ़ी F2 एक्सप्लेन कर दिया। आगे बचा हमें एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात। एक लक्षण को लेकर जब संकरण कराया जाता है, जैसे यहाँ पर एक ही लक्षण लिया था लंबा और बोना, इसलिए ये एक संकरण है, क्योंकि एक ही लक्षण लिया हुआ है लंबाई का लक्षण, वो भी लक्षण हमने लिया है केवल लंबाई का। लंबाई में एक पौधा लंबा है, एक पौधा बोना है, तो एक ही लक्षण को लेकर संकरण किया गया, इसलिए एकल संकरण है। और इस एकल संकरण में F2 पीढ़ी में जो अनुपात हमें प्राप्त हो गया, जैसे यहाँ पर देखो तो एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं और एक बोना, तो ये जो अनुपात प्राप्त हो रहा है उसको हम कहते हैं एक संकर अनुपात। अब ये अनुपात में भी देखो हमने यहाँ देखा था लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप का मतलब बाहरी लक्षण में प्रकट होते हैं, तो 3 पौधे जो लंबे उगते हैं और एक पौधा बोना रहता है। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात बनता है, इसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात बनेगा 3:1 और जीन प्रारूप का अनुपात बनेगा 1:2:1। जीन प्रारूप का अनुपात हो गया 1:2:1। लक्षण प्रारूप में तो ये हुआ कि बाहरी रूप से जो पौधे उगते हैं ना, तो 3 पौधे तो लंबे उगते हैं और एक पौधा बोना उगता है। और जीन प्रारूप में हो गया, जीन संरचना में देखते हैं तो 2 बड़े की यानी समयुग्मजी है, एक 2 है विषमयुग्मजी और एक है समयुग्मजी बोना। ये लंबा है और ये बोना है, समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी बोना करके है और विषमयुग्मजी जो है वो 2 है। तो इस तरह से जीन प्रारूप का अनुपात हो गया 1:2:1। तो ये तो एक संकर अनुपात, एक संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है वो एक संकर अनुपात, और द्विसंकरण जब कराते हैं उससे जो F2 पीढ़ी में अनुपात प्राप्त होगा वो कहलाएगा द्विसंकर अनुपात। F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त होते हैं द्विसंकरण से प्राप्त होगा तो द्विसंकर अनुपात, एक संकरण से प्राप्त होगा तो एक संकर अनुपात। तो ये थी शब्दावली मेंडल के नियमों से संबंधित। मेंडल के नियमों को समझने से पहले मेंडल का जीवन परिचय समझ लेते हैं। मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को, ठीक है, मेंडल के नियमों को पढ़ने से पहले हम मेंडल का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंडेनडोर्फ प्रांत में सिलिसियन गांव में हुआ था। हेंडेनडोर्फ प्रांत का एक गांव है सिलिसियन गांव, उसमें हुआ था। और 1843 में ऑस्ट्रिया का एक ब्रून शहर है, उस ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी बने थे। तो उस समय उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और 7 वर्ष तक अपने प्रयोग किए थे। और उन प्रयोगों को तो इस ब्रून सोसाइटी जो है उसकी एक पत्रिका है, एक शोध पत्र था, उस शोध पत्र को प्रकाशित किया। उस शोध पत्र का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि 1865 में प्रकाशित हुआ था। इस शोध पत्र में उन्होंने अपने प्रयोगों का नाम लिखा था
और इसी सोसाइटी की एक वार्षिकी पत्रिका निकलती है, उस वार्षिकी में भी उन्होंने अपने प्रयोगों का निष्कर्षों का वर्णन किया था। और बाद में मेंडल के नियमों को आनुवंशिकी के नियम या मेंडलवाद कहा गया और 6 जनवरी 1984 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे मटर के पौधे पर, जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकाले, उनसे जो नियम बनाए, उन्हीं को आनुवंशिकी के नियम या मेंडलवाद भी कहा जाता है, मेंडल के नियम भी कहते हैं। तो मेंडलवाद के जो नियम है या मेंडल के जो नियम है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।